समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सभिका सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता, जो आपके देश और दुनिया के जुड़े सवाल लेते हैं। अब शेखर, तमिलनाडु में देश और दुनिया छोड़ो, अभी सिर्फ तमिलनाडु है जी। क्योंकि वो ऐसे चल रहा है जैसे कि कोई T20 मैच में हर बॉल के साथ कुछ बदलता है। बिल्कुल। अच्छा, ऑड्स अभी भी एक तरफ रहते हैं, जी। लेकिन ये नहीं पता लगता कि एक बॉल पे पता नहीं क्या हो जाए। राइट। क्योंकि जो अंपायर हैं, थर्ड अंपायर, फर्स्ट अंपायर, सेकंड अंपायर, थर्ड अंपायर और DRS, जी। सब वो गवर्नर हैं और गिनती भी वही करते हैं। तो वो उन्होंने बहुत लटका दिया इसमें। जी। हालांकि विजय 107 जो मैंडेट है वहां पे, जनादेश तो विजय के साथ ही है जी। 108 सीटें वो जीते हैं। ठीक है, उनके 10 कम रह गए, लेकिन 108 जीते हैं। बाकी दो तो करीब, एक 64-65 है, एक करीब 52 के करीब है। जी। तो कोई बात बनती नहीं है। अब उसमें यह है कि वो 118 तक कैसे लेके, 118 भी नहीं, उनको 117 जी। चाहिए, क्योंकि 2 सीटें वो खुद जीते हैं। उनमें से वो एक छोड़ेंगे, तो इसलिए उनके 108 से 107 हो जाएंगे, और जो असेंबली का साइज है 234 का, वो 233 हो जाएगा। तो मेजोरिटी मार्क 117। जी। 117 में से 116 उनके पास हैं, क्योंकि 107 उनके अपने हो गए, 5 कांग्रेस के हो जी। गए, 112, 2 CPI, 2 CPM, जी। 4, 116 और एक VCK है। और VCK का कुछ ऐसे चल रहा है कि कभी होता नहीं, वो थर्ड अंपायर की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी एंगल से लगता है आउट, किसी एंगल से लगता है नॉट आउट। जी। तो कभी वो कहते हैं हम इसके साथ हैं, फिर लेकिन वो चले जाते हैं स्टालिन के साथ बात करने और उदयनिधि स्टालिन के साथ बात करने। तो ये भी सुना जाता है कि वो शायद बार्गेनिंग कर रहे हैं। लिवरेज है ना, जी। चाहे 2 ही सीटें हों, लिवरेज तो है। हमें तो आपकी सरकार बनेगी, को हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो। तो वो सब चले जा रहा है वहां पे। और उसमें एक IUML भी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। उन्होंने पहले कहा था कि हम आउटसाइड सपोर्ट देंगे। अब आउटसाइड सपोर्ट भी ठीक होता है। जैसे यूपीए की पहली सरकार आई थी 2004 में, उसमें लेफ्ट ने कहा था आउटसाइड सपोर्ट देंगे। उसका मतलब ये होता है कि हम सरकार में भाग नहीं लेंगे, लेकिन बाहर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो हम आपके पक्ष में वोट करेंगे। जी। वो भी ठीक होता है, लेकिन उसके बाद वो मुकर गए। तो ये सारा चल रहा है। विजय की पार्टी तो अब यही क्लेम करेगी कि उनके पास अब हैं 118 हैं, क्योंकि VCK ने उनको बोल दिया है। लेकिन वो चिट्ठी लेकर जब तक नहीं जाएंगे गवर्नर के पास, तब तक हम इसमें फाइनल कह नहीं सकते। जी। तो ये वो जिसको रवि शास्त्री बोलते थे हमडिंगर, ये कुछ ऐसा गेम हो रहा है। जी। अब देखते हैं अब आगे कुछ दिनों में क्या होता हाँ, है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ADMK और DMK, और क्या संभव है इस असेंबली में? ADMK और DMK मिल जाए तो मान लीजिए उनके 106 सीटें हो गई। 106 फिर इधर उधर की, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ जाड़ के वो 117 116 पहुंच जाएंगे। लेकिन वो एक अनवर्केबल होगा। बन सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसे ही होगा कि जैसे दिल्ली में 2013 में चुनाव हुआ था, तो आम आदमी पार्टी की सीटें आई, बीजेपी की किसी की मेजोरिटी नहीं आई। तो उसमें कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आप बना लो सेकुलर सरकार, हम आपकी बाहर से मदद करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की बन गई। मान लीजिए उस टाइम बीजेपी और कांग्रेस कहते कि अरे भाई, नया आदमी आ गया, बड़ा खतरनाक है, कल को ये टिका रहेगा, हम मिल जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, इसकी एक बार नहीं बनेगी तो इसकी पार्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी, हम मिलके खत्म कर देंगे। उसमें खतरा ये कभी हो सकता था, ऐसे होता अगर बीजेपी और कांग्रेस मिलके सरकार बना लेते तो उनमें से एक तो खत्म हो ही जाती। तो ऐसे ही DMK और ADMK भी साथ मिलके सरकार बनाए तो उनमें से एक तो खत्म हो ही जाएगी। और जैसी अभी स्थिति है उसमें तो लगता है कि ये खतरा ज्यादा ADMK को होगा। तो ये सारी बातें हैं। हालांकि जो गोवा के गवर्नर हैं वो भी घाघ हैं, खिलाड़ी हैं। गोवा में स्पीकर थे वो, वहां भी काफी खेल खेल चुके हैं। और बीजेपी के गवर्नर मणिपुर में जैसे नजमा हेपतुल्ला थी, उन्होंने भी ऐसे खेल खेला था। कांग्रेस के 28 सीटें आई थी, मेजोरिटी मार्क 31 था, और 21 आई थी बीजेपी की, लेकिन उन्होंने बीजेपी को बुला लिया कि आपके साथ और लोग बहुत हैं। तो
गवर्नर की बहुत डिस्क्रेशन होती है, पावर होती है, वो इस्तेमाल करके ये ड्रामा लंबा किया जा रहा है। इसीलिए हम इसमें कंक्लूसिवली कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, स्कोरबोर्ड देखें, तो इस समय जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, विजय के पास 118 हैं, अगर बीसीके उनके साथ रहे तो। जी। अब शेखर, शुवेंदु अधिकारी तो बंगाल में ओथ लेने जा रहे हैं, अब तमिलनाडु में ओथ कौन लेता है वो देखने की बात है। और ये ड्रामा अब इतना मजेदार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके 5 एमएलए हैं, वो अपने 5 एमएलए को हैदराबाद में ले गई है, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है जी। तेलंगाना में, कि कोई उनको ना उठा के ले जाए। तो इस समय हर एमएलए की कीमत है। जी। तो ये सवाल आशीष ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि माइक्रो कैनवसिंग क्या होता है और टीवीके की तमिलनाडु इलेक्शन जीत में इसका क्या रोल था। देखिए, माइक्रो कैनवसिंग यही होता है जिससे कि आप हर वोटर के पास डायरेक्टली पहुंच सके। आप ये नहीं कि बड़े बड़े एड्स लेके या बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स, अब सोशल मीडिया अवेलेबल है आपके पास, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो आप हर वोटर के पास डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। यही प्रशांत किशोर ने बिहार में भी किया था, हालांकि वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद बताया था मुझे कि उनका डेली एंगेजमेंट जो है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, वो 30 करोड़ के ऊपर है। तो उससे उनको बहुत उम्मीद हो गई थी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे और जो लॉयल्टीज थी, कास्ट की लॉयल्टीज थी, या एक नीतीश की लॉयल्टी थी, तो वो सब उस सबको वो भेद नहीं पाए। यहाँ पे ये भेद पाए, क्योंकि इनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी थी, हालांकि कोई खास क्लियर आइडियोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो द्रविड़ आइडियोलॉजी से बहुत अलग नहीं थी। ये भी बात करते थे कि सबको वेलफेयर बांटा जाए, इक्वालिटी होनी चाहिए, कास्ट नहीं होनी चाहिए, पर ये भी साथ साथ कहते थे कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, उसमें से एक तमिल और एक इंग्लिश, तो एंटी हिंदी भी थे। फिर ये भी कहते थे कि नीट तमिलनाडु में नहीं होना चाहिए, और एजुकेशन फुल्ली स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि डीएमके और एडीएमके की भी डिमांड है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं था, उसमें उनको माइक्रो कैनवसिंग का फ़ायदा हो गया। अब इसी पे अनुष्का ने भी ये सवाल पूछा है कि क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अब पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट हो गई है? क्या अब सिर्फ पॉपुलैरिटी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन से ही इलेक्शन डिसाइड होते हैं? देखिए, एक कहना टेम्पटिंग है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो पार्टी जीत रही है वो तो बिल्कुल आइडियोलॉजी की पार्टी है। अब आप क्या ये कहेंगे कि एक पार्टी में आइडियोलॉजी कायम है, बाकी सबके लिए बेकार हो गई है? और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो एक तरफ तो अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, या जो हिंदुआइज्ड नेशनलिज्म है, उससे बिल्कुल नहीं हिलते हैं, लेकिन उसके अलावा वो सब चीज़ें फ्लेक्सिबल रखते हैं, हर किसी के साथ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सारी सरकारें जो हैं वो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, पॉपुलेशन भी वहाँ पे क्रिश्चियन है, तो वहाँ पे तो कोई बीजेपी शोर नहीं कर रही है वहाँ पे कन्वर्शन के खिलाफ या प्रीचिंग के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, बीफ के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, गोवा में बीफ के खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। कल को उनकी सरकार अगर केरला में भी आ गई, अभी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आ गई तो वहाँ भी बीफ के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। तो उन मामलों में बीजेपी की फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप देखें कि एक वेजिटेरियनिज्म की बात हुई बंगाल में, तो बीजेपी के सारे नेता वहाँ जाके अपनी अपनी रील बना रहे थे, फिश खाते हुए, मीट खाते हुए, कि हम भी खाते हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे थे कि मेरे से मीट खाने का कंपटीशन करा दो। तो इन सब बातों में वो फिर फ्लेक्सिबल रहते हैं, और इसीलिए एक लाइन है जो असदुद्दीन ओवैसी वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनकी एक लाइन थी, उन्होंने कहा बीफ के ऊपर बीजेपी का हिपोक्रेसी है, क्योंकि यूपी की गाय मम्मी और गोवा की गाय यमी। सवाल अनिल जी ने पूछा है, वो पोस्ट पोल वायलेंस जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस को आप कैसे देखते हैं, और कोई ऐसा प्रदेश है जहां पे ये वायलेंस इतना रैम्पेंट हो? देखिए, पहली बात तो ये कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का बहुत पुराना एक ट्रेडिशन बना हुआ है, और ये करीब 50 साल का ट्रेडिशन हो गया है। जो 34 साल लेफ्ट के थे उसमें भी खूब रहा, उसके पहले वहाँ नक्सलिज्म था, वो भी एक तरह का पॉलिटिकल वायलेंस था, उसका सब लोगों ने यूज़ किया। लेकिन जो बंगाल की, खास करके कोलकाता की और शहरों की एक जो बेसिक कल्चर है, वो भी गुंडाइज्म की है। उसका कुछ बोलते हैं, पाड़ा मस्तान बोलते हैं शायद, कि हर पाड़ा जो इलाका होता है उसका एक दादा होता है, तो हर कोई उसको कट मनी देता है हर चीज़ के लिए। आपको अपना छज्जा भी नया बनवाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें फिर क्रिमिनलिटी में और वायलेंस में फीड करती हैं। तो
अभी बल्कि ये मैं कहूँगा कि इस बार जो चुनाव हुआ है थोड़ा बहुत इधर उधर वायलेंस हुई, लेकिन कम से कम उसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। ये पहला इलेक्शन है बहुत समय में वेस्ट बंगाल में जो बिना जान के नुकसान के हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। उसका कारण एक ये भी है कि कितनी 1400 के कितनी कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की गई, बाकी भी बहुत अटेंशन थी, ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र की गई और सबको थोड़ी समझ भी आई। इलेक्शन भी कॉम्पिटिटिव था, तो ये नहीं हुआ। इलेक्शन के बाद में कुछ वायलेंस हुई है। एक तो ये जो असैसिनेशन हुआ शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट का, उस ड्राइवर को इंजरी है सीरियस, और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है मुर्शिदाबाद वगैरह में। लेकिन उस समय मुझे चिंता बहुत थी जब रात को ये हुआ कि कहीं ये कम्युनल सिचुएशन में ना बदल जाए। तो अभी तक वो स्थिति नियंत्रण में है और कोई बाहर ये बात बढ़ी भी नहीं है। ये नहीं कि मॉब्स निकल के आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि मैं जिसको कहते हैं अर्रिंग ऑन द साइड ऑफ ऑप्टिमिज्म कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है। अगर ये वर्डिक्ट क्लियर नहीं होता, अगर मान लीजिए कि 1-2 का डिफरेंस होता या हंग असेंबली हो जाती, तो उसमें इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें गारंटी कुछ नहीं होती। अब दिल्ली में देखें, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद तब तो कोई इंस्टेबिलिटी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस उसकी पूरी मेजॉरिटी थी, कोई और पार्टी कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इतनी हिंसा हुई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कराई गई। तो हिंसा कभी भी हो सकती है। इस समय मैं कहूँगा कि अब कुछ ह्यूमिलिटी के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि बंगाल में ये आगे बढ़ेगी। और अगर बंगाल में ना बढ़ी तो बंगाल का ब्रेक फ्रॉम द पास्ट होगा या ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन होगा, क्योंकि वहाँ पे चुनाव के समय और चुनाव के बाद वायलेंस एक बिल्कुल आदत पड़ी हुई है लोगों को, और ये लेफ्ट ने तो इसको बिल्कुल स्पेशलाइज कर दिया था इसके अंदर। और फिर क्या हुआ कि जब ममता बनर्जी आई तो काफ़ी ज़्यादातर लेफ्ट के वर्कर्स जो थे वो यहाँ शिफ्ट कर गए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी तो थी नहीं, ना कोई कमिटमेंट थी। मैं तो उनको कहता था सीपीएम को कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, क्योंकि सब छोटे मोटे ठेके लेके काम करते थे। केरला में भी ये करते थे। केरला में आपको एक ईंट का ट्रक भी ले जाना हो तो किसी को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक से दूसरे के पास आए, लेकिन अब लगता है कि इस समय आगे नहीं बढ़ेगी। वो मेरी उम्मीद भी है कि आगे नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक ममता बनर्जी का रिज़ाइन ना करने के बाद, ये बचकानी बात है, बच्चों वाली बात है, मैं ना मानूँ। ये कोई तो डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे निकल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम ये तो कहा ना कि इलेक्शन हैज़ बीन स्टोलन। आज भी नहीं मैं मानता कि वो मैं इलेक्शन हारा था, इट वाज स्टोलन, एज यू नो, स्लीपी जो बाइडेन आ गया, वो कहता रहता है, लेकिन उसके ये नहीं कहा मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा यहाँ से। अभी भी वो कहता है कि वो पेट्रियट थे। 6 जनवरी में जिन्होंने ये सब कुछ किया वो पेट्रियट्स थे, और वो सब 6 जनवरी 2021 को उसको उसने पार्डन भी कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। अब ममता बनर्जी भी जो मर्जी कह ले कि मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन उनकी असेंबली, जिस असेंबली से वो चीफ मिनिस्टर बनी थी, वो तो खत्म हो गई ना। वो तो संविधान में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल 172 अनुच्छेद होता है, उसमें असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा जो भी होता है इलेक्टेड बॉडी, उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। वो खत्म हो गया तो उसके जो कैबिनेट थी, जो चीफ मिनिस्टर था, सब खत्म हो गए। अब माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। तो ये बचकानी बात कर रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह से अपनी बेस को बताना चाहती हैं। थोड़ी खिसियाई हुई भी हैं कि हम हारे नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी बेस को इकट्ठा रखना है, अपनी पार्टी वर्कर्स को इकट्ठा रखना है। उनको पता है उनकी पार्टी वर्कर्स को आइडियोलॉजी के साथ तो है नहीं उनके साथ में, वो भी स्पॉइल सिस्टम में थे उनके साथ में, अब वो नहीं है। या तो बीजेपी, उनके जो नेटवर्क्स हैं सब, जो कलेक्शंस के नेटवर्क्स, तो दुर्गा पूजा पे भी ऐसे कलेक्शन होते हैं वहाँ पे। आप जहाँ जाएं रास्ते में लोग खड़े होते हैं, हमारी पूजा है, ये हमारी पर्चियाँ हैं, पैसे दो, आप कटवाओ, नहीं कटवाओगे तो आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे, ज़्यादा गुस्सा आएगा तो आपका सिर तोड़ देंगे। तो ये सब उनको अभी अपना जो ट्रूप्स को एक साथ रखना है, इसलिए बोल रही है। और इसी में उन्होंने ये भी पूछा है कि इंडिया में कोई और ऐसे प्रदेश है जहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस रैम्पेंट हो? पोस्ट पोल वायलेंस इतनी रैम्पेंट बंगाल जैसे कहीं नहीं रही है। एक समय था जब बिहार में वायलेंस होती थी चुनाव के, जब बाहुबली लोगों का राज था वहाँ पे, या जैसे
मुझे लगता नहीं कि हमारे सुनने वालों में किसी को भी याद होगा, क्योंकि इतनी पुरानी बात है, लेकिन ये वेस्टर्न यूपी में होती थी, जी बागपत में। जी वहाँ पे तो वो तो खुलेआम बोलते थे, अमर सिंह बोलते थे कि देखिए हम ऐसी पार्टी हैं जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ जो हमें वोट नहीं देती हैं उनका हम वोट देने ही नहीं देंगे। मेनली उनका रेफरेंस दलित्स को होता था कि उनका हम वोट देने ही नहीं देंगे। तो ऐसे ही जो चरण सिंह के समय से बागपत और वो सारे एरिया जो है तो वो लाठी के जोर पे चलता था। और उस जमाने में ये कहा जाता था आप कौन कितने बूथ से जीता है, क्योंकि बूथ कैप्चर करते थे लोग। और बल्कि आप जाते थे, हम लोग भी जाते थे यूपी में, बिहार में, खास करके वेस्टर्न यूपी में भी और सारे ही बिहार में, तो लोग कहते थे वो यहाँ का, आप उससे मिलिए, फलाना सिंह बूथ लुटेरा और फलाना राम बूथ लुटेरा। तो बूथ लुटेरा एक तरह का टाइटल था, बूथ लूटते थे। तो इतना ज़्यादा उस टाइम वायलेंस था और ज़बरदस्ती थी कि रिपोल तो होता ही होता था, लेकिन लोकदल को, भारतीय लोकदल को, जो चरण सिंह की पार्टी थी, लाठी दल भी बोलते थे कि वो लाठी के जोर पे ही इलेक्शन कराते हैं। और फिर आप देखिए कि लालू यादव का चुनाव था, जिस समय सेशन पहली बार आए तो इंदर गुजराल को चुनाव लड़वाया पटना से। वो चुनाव भी काउंटर मांड कर दिया गया क्योंकि इलेक्शन वायलेंस की वजह से। तो इलेक्शन वायलेंस इंडिया में रहा है, और इलेक्शन वायलेंस के साथ साथ ये बूथ लूटना और बैलेट पेपर लूटना ये भी रहा है। और बैलेट पेपर लूट के, जिसको कि वो मास स्टैंपिंग बोलते थे, गए वहाँ पे सारे बैलेट पेपर ठक 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 ठक, सब लोग देख रहे हैं, आपने एक जगह कर दिया। ये सारा टीएन सेशन के बाद से बदला, और उसके बाद अब सीसीटीवी कैमरास आ गए और ईवीएम्स आ गई। इसीलिए जब लोग बार बार कहते हैं, जो हार जाता है वो कहता है ईवीएम छोड़ के हमें बैलेट पेपर पे जाना है, उनको ये नहीं समझ आता कि अगर बैलेट पेपर हो गया तो जो सत्ता में है उसकी एबिलिटी मैनिपुलेट करने की या बूथ चोरी करने की और भी बढ़ जाएगी। वो समय की बात है ना, जब ये ठक ठक वोट होती थी और बूथ लूटे जाते थे, तब अबू इब्राहिम का एक कार्टून था इंडियन एक्सप्रेस में, हमारे ग्रेट कार्टूनिस्ट थे। तो वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई बाय हाउ मेनी बूथ्स हैव यू वन दिस टाइम। तो वो सब बात निकल गई। मैंने भी अपने बचपन में, मेरे पिताजी की ड्यूटी लगती थी इलेक्शन में, तो काउंटिंग के दिन कभी हम भी घर से चले जाते थे देखने के लिए, तो हमारी भी ड्यूटी लग जाती थी कि ये बैलेट पेपर्स हैं तो इनको अलग करो। ये गिनते नहीं थे हम कि 100 की गड्डी बनाओ पहले, फिर उसके बाद एक एक पार्टी की वो सिंबल देख देख के उनकी गड्डियाँ बनाओ, फिर सब लोग गिनते थे। तो बच्चे सबको उसमें मस्ती होती थी। और उसके अंदर अब ये तो हरियाणा पंजाब तो बहुत डिसेंट थे चुनाव के मामले में, लेकिन हिंदी हार्टलैंड उस समय बहुत वायलेंट थी, और वहाँ पे बहुत बूथों की चोरी और बैलेट पेपर्स की स्टैंपिंग बोलते थे, स्टैंपिंग एंड स्टफिंग। उसका मतलब क्या है कि बैलेट पेपर्स लिए, मास स्टैंप किया एक ही पार्टी के लिए, और उसको स्टफ कर दिया बैलेट पेपर में। तो वो सब अब करेक्शन हो गई है। इस समय आधार है, इस समय वेरिफिकेशन होती है, बार बार इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज हो रहे हैं। तो अब चुनाव हमारा और पॉलिटिक्स हमारी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पहले से बहुत साफ हो गई है और बहुत पहले से पीसफुल भी हो गई है। जी, अब रंजीत पाल भी ममता के रेजिग्नेशन ना देने के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये इंडियन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी इंडिविजुअल या पार्टी को सज़ा देने का कोई रूल नहीं है इस मामले में? देखिए, सज़ा तो लोगों ने दे दी ना, जब हरा दिया तो उसको और कोई क्या सज़ा देगा। और ये तो कहने की बात है, मैं फिर से बोलूँगा, बचकानी बात है कि मैं रिज़ाइन, अरे मत करो ना रिज़ाइन। आपका रिज़ाइन करना बनता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। आपकी नौकरी तो ख़त्म हो गई जिस दिन आपकी असेंबली ख़त्म हुई। तो अब आप ये, अगर इसमें थोड़ा बच्चों वाली बात करना चाहती हैं, आप सोचती हैं कि आपकी बेस उससे खुश होगी, तो वो एक अलग बात। और कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से कुछ नहीं होता। आप खड़े होकर चौराहे पे कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा सीधा भी बोल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफेंड नहीं होता है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप जो चाहें बोल सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस है उसके अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का डेफेमेशन नहीं होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सैक्रिलेज भी नहीं होती है कि आपने कोई
देवी देवता को बोल दिया, किसी होली बुक को बोल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन तो होली बुक भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बदलता भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि एक समय जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मेजॉरिटी के साथ सरकार थी यूपी में, तो उसको बहुत झगड़ा हुआ उसका और मायावती का, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज, केसेस, मारपीट। फिर अगले चुनाव में मायावती की मेजॉरिटी आ गई, तो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि अब आप मुलायम सिंह को क्या सजा देंगे, तो उन्होंने कहा अपनी भाषा में, उन्होंने कहा अरे मैं उसको क्या उसको मारने का क्या फ़ायदा है जिसको वोटर ने मार दिया। तो ये कुछ ऐसे ही होता है, डेमोक्रेसी में सज़ा वोटर देता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सज़ा दे। अब मनोज कमातकर यही पूछ रहे हैं कि वैसे तो टीएमसी हार चुकी है, बट उनके जो 3 टर्म्स रहे उसके हाइलाइट्स क्या रहे? बंगाल के लोगों की ज़िंदगी, इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर, एनवायरनमेंट, ओवरऑल प्रोग्रेस कार्ड क्या रहा? देखिए, इसके ऊपर हम आज तो नहीं शायद, लेकिन 2-1 दिनों में एक कर्तक लेटर करेंगे। जो विदिशा भट्टाचार्य हैं, हमारी कंसल्टिंग एडिटर फॉर इकोनॉमिक्स हैं, उनके साथ में वो डेटा कंपाइल कर रही है, तो उसके साथ हम डेटा के साथ बात करेंगे। मेरे ख्याल मंडे को या ट्यूसडे को किसी समय करेंगे। लेकिन कुछ एरियाज में बंगाल ने जो पॉजिटिव है तरक्की करी है, क्योंकि बंगाल का सोच ये थी सबकी कि बंगाल का ग्रोथ रेट 0 होगा, ऐसा नहीं है। करीब करीब नेशनल एवरेज के आसपास ही है, उससे कम नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कई एरियाज में, जैसे कि सोशल इंडिकेटर्स में, वो बुरा नहीं है। बर्थ रेट्स में, इन्फेंट मोर्टेलिटी में, उन सब में वो अपने आसपास के कुछ राज्यों से बेहतर है। जहाँ फेलियर हुआ वेस्ट बंगाल का, वो हुआ एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रेश नहीं हुआ, छोटी मोटी यूनिट्स बनती रही लेकिन कोई फ्रेश इंडस्ट्री आ नहीं सकी। और क्योंकि वो इतनी डिस्टॉर्टेड पॉलिटिक्स वहाँ पे हो गई, पहले सिंगूर और नंदीग्राम के ऊपर, जहाँ पे हार्ड लेफ्ट एक तरफ आ गया और वहीं ममता बनर्जी आ गई। तो हार्ड लेफ्ट, जो शीक लेफ्ट बोलते हैं हम, 5 स्टार लेफ्ट, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ हो गया। उन्होंने कहा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कर रहे हैं न्यू लिबरल एजेंडा है, ये बिट्रेयल है। तो अब अपर्णा सेन वगैरह सब पढ़े लिखे लोग, ये सब उसको अपोज करने के लिए आ गए, क्योंकि उनका एक रेवोल्यूशनरी फैंटेसी थी कि सबके लिए रेवोल्यूशन हो, हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ें। तो एक होती है ना हिपोक्रेसी, तो उसी में ममता बनर्जी ने भी उसका फ़ायदा उठाया तो उसमें फंस गई। अब आप जाइए नंदीग्राम में या आप सिंगूर में, तो जैसी ज़मीन थी वैसे ही पड़ी है। नंदीग्राम में फिर लोग वहाँ पे प्रॉन्स, श्रिम्प उगा रहे हैं, उसमें पॉन्ड्स बना के। तो यहाँ पे इंडस्ट्री आती है, उस समय इतनी नौकरियाँ आती, और एक इंडस्ट्री आती है उसके आसपास बहुत नौकरियाँ क्रिएट होती हैं। कुछ नहीं कुछ साइकिल पंक्चर वाला आता है, पकौड़े बनाने वाला आता है, उसके पास कोई खाने पीने की जगह आती है। बहुत इकोनॉमी इंडस्ट्री के आसपास डेवलप होती है। वो बंगाल में नहीं हुआ, बल्कि जो थे भी बंगाल के उद्यमी, वो या तो बाहर गए या फिर वो कोलकाता में रियल एस्टेट का काम करते रहे। इसलिए कोलकाता में बिल्डिंग्स बहुत आ गई हैं, रियल एस्टेट। और दूसरी बात जो कमी रही, वो बिल्कुल भी अर्बनाइजेशन नहीं हुआ। तो अभी भी लार्जली रूरल स्टेट है। एक शहर था उनके पास, कोलकाता, वही रहा। उसके अलावा दुर्गापुर, सिलीगुड़ी कोई ऐसा शहर नहीं है। और कोलकाता भी एक भारत का जो ईस्टर्न सी बोर्ड है, उसके ऊपर कोलकाता एक इंजन बन सकता है। वहाँ पे एक चेन्नई है, एक बन रहा है अभी वाइजैक, लेकिन इतना बड़ा हमारा करीब 4000 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है। और कोलकाता भारत का पहले इकोनॉमिक इंजन था, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया और उसको कुछ भी नहीं किया गया। एक पोर्ट भी बनना चाहिए था, एक पुराना पोर्ट पड़ा हुआ है वहाँ हल्दिया, उसके बाद आपने बंदरगाह नहीं बनाया। आपकी कई प्लान थी, एक नंदीग्राम बनेगा या ताजपुर बनेगा। ताजपुर में एक समय अडानी का बिड भी आपने मंजूर किया, लेकिन सरकार के पास कैपेसिटी नहीं थी वो पैसा इन्वेस्ट करने की, वो पैसा इन्वेस्ट करवाने की। तो
इन एरियाज में वेस्ट बंगाल बहुत पीछे रह गया। प्रशांत गढ़वाल ने पूछा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहले रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया, जैसे इजराइल ने ईरान के साथ किया। अब ईरान से इजराइल को थ्रेट कम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान का थ्रेट इंडिया के लिए हमेशा बना रहता है। इंडिया को अब फ्यूचर में क्या करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई ज़्यादा रेडिकल रिजीम पावर में आकर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे। देखिए, ऐसे है कि जब भारत 1971 की जंग जीता पाकिस्तान से, तो कुछ समय तो भारत में एक कंप्लेसेंसी हो गई कि अब पाकिस्तान आधे से ऊपर तो चला गया, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की आधे से ज़्यादा थी, तो ये कब तक संभालेंगे। लेकिन यहाँ पे मिसकैलकुलेशन इंदिरा जी से भी हुई कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भुट्टो वगैरह जो लोग हैं ये इस बात का बदला छोड़ेंगे नहीं, और उनको एक ही शॉर्टकट नज़र आया कि हम न्यूक्लियर वेपन बना लेते हैं। इंडिया से हम वैसे तो जंग में जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि 65 की जंग उन्होंने लॉन्च की थी और वो हार गए। वो हार गए मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये नहीं कि भारत ने जाके कोई लाहौर पे कब्जा कर लिया, वो इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने जंग शुरू की थी। उन्हीं का एक ऑब्जेक्टिव था, इंडिया का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने लड़ाई शुरू की, अपने आप को डिफेंड करना है। जंग उन्होंने शुरू की थी, उनका ऑब्जेक्टिव था उस समय कश्मीर को मिलिटरीली लेना, क्योंकि उनको लगा कि मिलिटरीली करीब 10 साल वो सीटो, सेंटो, अमेरिकन एड उनके अलायंसेज में रहे थे, सारे उनके मॉडर्न इक्विपमेंट था, उनकी सब नेटो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग थी और सारा नेटो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट था। तो उन्होंने, और भारत की जो सेना थी 1962 में लड़ाई हारी थी चीन से। उसके बाद एक तो हारने की एक वुंड होते हैं, घाव होते हैं, अभी भरे नहीं थे। दूसरा, वो लड़ाई हारने के 1.5 साल के अंदर अंदर ही नेहरू जी की मृत्यु हो गई। फिर शास्त्री जी आए थे, तो थोड़ी सी पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी थी कि कांग्रेस पार्टी में नया नेता है कोई। शास्त्री जी इतने बड़े टाइटन नेता नहीं थे जैसे कि नेहरू जी थे, तो इंस्टेबिलिटी का एक सेंस थी। दूसरी बात है कि जो भारत की आर्म फोर्सेस थी बहुत जल्दी से एक्सपैंड कर रही थी 62 वॉर के बाद। तो पाकिस्तान को लगा ये ऐसा समय जब भारत की जो सेनाएं हैं वो एक्सपेंशन के मोड में है, तो वो सब इस समय फ्लूइड है। नया इक्विपमेंट कहीं कहीं से आ रहा है, नए लोग ट्रेन हो रहे हैं जी। तो इस समय भारत को हमला करके भारत तैयार भी नहीं है और लड़ाई हारा हुआ भी है 62 में। तो इस समय जाके हमारे पास ये सारे हथियार हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम रात में लड़ सकते हैं, हमारी एयरफोर्स रात में ऑपरेट कर सकती है, भारत की नहीं कर सकती। हमारे टैंक रात में देखते हैं, भारत के नहीं देख सकते। उनकी बहुत एडवांटेज थी। हमारी एयरफोर्स के पास एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उनके पास अभी नहीं है। तो हमारे पास सबमरीन है, पनडुब्बी है, उनके पास नहीं है। तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था। तो उन्होंने तब कैलकुलेट किया कि अब हम कश्मीर को ले सकते हैं, लेकिन वो कश्मीर को नहीं ले पाए। अल्टीमेटली थोड़ा ज़्यादा एरिया इंडिया के पास ही था उनका कब्जे में। तो उसमें जो सीज फायर हुआ, दोनों अपनी अपनी जगह वापस चले गए। तो स्टेलमेट हुआ था ये। तो वो स्टेलमेट जो है वो पाकिस्तान की शिकस्त है, क्योंकि वो ही एक ऑब्जेक्टिव लेके आए थे और वो आखिरी चांस था पाकिस्तान का कश्मीर को लेने का मिलिट्री स्ट्रेंथ से। तो वो नहीं हुआ 65 में। फिर 71 में तो जो हुआ वो हुआ ही। 71 तो भारत ने शुरू किया, लेकिन जो हुआ सो हुआ। तो पाकिस्तान को लगा कि अब, क्योंकि पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इंडिया आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के क्लासेस के अंदर एक कोर्स भी होता है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। उसमें बार बार यही बताया जाता है कि पाकिस्तान एक अलग देश क्यों बना। तो अपने आप को कुछ ऐसे ही सोचते हैं जैसे कि इजराइल है, वो आइडियोलॉजिकल स्टेट है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी ज़ायनिज़्म है। तो पाकिस्तान भी अपने आप को आइडियोलॉजिकल स्टेट समझता है। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट ने सोचा कि अब भारत, अगर हम आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं तो हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि अगर भारत इतने मुसलमानों के साथ एक स्टेबल देश है और जो आगे बढ़ रहा है, तो हमारी आइडियोलॉजी कहाँ गई। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए कि या हम बचेंगे या भारत बचेगा। तो ऐसे ही भुट्टो ने फिर इस्लामिक दुनिया में जाके और कहा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे जो कि इस्लामिक बॉम्ब होगा। वो उसने फेक किया,
मतलब उसने फ्रॉड किया सबको बताने के लिए, इस्लामिक बॉम्ब है। मुअम्मर गद्दाफी से पैसे वगैरह भी ले लिए उसके लिए। उसने बहुत बड़ी एक इस्लामिक समिट की लाहौर में, पैसे ले लिए खास करके मुअम्मर गद्दाफी से कि देखिए जी क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के पास न्यूक्लियर वेपन है, कम्युनिस्ट के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जूस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदूज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि इंडिया ने 74 में, हालांकि उसको इंदिरा जी ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, वो टेस्ट कर लिया था, तो हम मुसलमानों के पास भी होने चाहिए। और उसको खुश करने के लिए गद्दाफी को लाहौर का जो क्रिकेट स्टेडियम है बड़ा, उसका नाम रखते हैं गद्दाफी स्टेडियम, शायद अभी भी उसका नाम गद्दाफी स्टेडियम होगा। गद्दाफी तो चले गए, सब उसको भूल गए, तो उन्होंने फिर शुरू कर दिया। उस समय भारत इस स्थिति में नहीं था कि उसके अंदर कोई इंटरवीन कर पाता, क्योंकि भारत अभी भी कोल्ड वॉर थी, भारत अभी भी सोवियत यूनियन के साथ था, अमेरिका की बाय एंड लार्ज सिंपैथी पाकिस्तान के साथ थी, और ये धीरे धीरे मामला आगे चलता रहा। फिर जब 1979 में 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, तब पाकिस्तान को मौका मिला, क्योंकि अमेरिकन वहाँ पे आए कि हमें जिहाद, जो मुजाहिदीन का जिहाद है, उसको एड करना है। वो मुजाहिदीन पाकिस्तान में कल्टीवेट हो रहे थे सन 74 से, पाकिस्तान ने वो तैयारी की हुई थी। ये सब लोग जो हैं, गुलबुद्दीन हिकमतयार, मोहम्मद रसूल सयाफ, मुजद्दिदी, नबी, ये सब अलग अलग ग्रुप्स थे मुजाहिदीन के, ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। तो इन सबको फिर अमेरिकन्स ने अडॉप्ट कर लिया, साथ साथ में सऊदीज आए, चाइनीज भी आ गए, क्योंकि सबको मौका मिला, ईरान भी आ गया, सबको मौका मिला कि अब हम सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकते हैं। और अमेरिका को ये भी था कि इन लोगों ने हमें ट्रैप करके वियतनाम में हराया, तो हम इनको ट्रैप करके अफगानिस्तान में हरा सकते हैं, तो ये उनका वियतनाम बनेगा। उसमें पाकिस्तान एक की फिगर बन गया। जब पाकिस्तान उसमें की फिगर बन गया, तो एक तो पैसा आना शुरू हो गया, दूसरा फिर जो पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलपमेंट करा था उसकी तरफ अमेरिका ने देखना बंद कर दिया, क्योंकि उतना लीवे तो पाकिस्तान को देना पड़ता ना, क्योंकि जियाउल हक तो बहुत शातिर आदमी था, तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उस समय में भारत कुछ खास कर नहीं सकता था। एक तो भारत और पाकिस्तान में जो पावर डिफरेंशियल था, मिलिट्री पावर डिफरेंशियल, वो इतना ज़्यादा नहीं था, और दूसरा अगर भारत कुछ करता भी तो इस समय अमेरिका और पश्चिमी ताकतें उस तरफ ही रहती, भारत को कुछ करने देती नहीं, तो वो मौका निकल गया था। इसमें एक बात मैं और कह दूंगा, पाकिस्तानी अगर ये कहे कि नहीं भारत ने 74 में किया तो हमें करना ही था, भारत ने 74 में किया, उसका कारण कोई और था। उसका कारण ये था कि सन 64 में चीन ने अपना एटॉमिक टेस्ट कर लिया था और अपने आप को एटॉमिक वेपन्स पावर डिक्लेयर कर दिया था, तो भारत का एक चाइना के साथ भी क्वेश्चन था, तो इसलिए भारत ने कैपेबिलिटी डेवलप करके रखी हुई थी, वेपनाइज नहीं किया था। लेकिन अच्छा ही हुआ कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान तो करने वाला ही था। जी, अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपनाइजेशन पे ही रंजीत पाल ने भी सवाल पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि इंडिया इनएक्टिव क्यों रहा जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, वो भी इंडिया से पहले। और उन्होंने पढ़ा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स एनरिच्ड प्लूटोनियम से बने हैं, जो बेटर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स माने जाते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स एनरिच्ड प्लूटोनियम से नहीं, वो एनरिच्ड यूरेनियम से बने हैं। उसके सेंट्रीफ्यूज को स्मगल करके लाए थे, क्योंकि अब्दुल कादिर खान नीदरलैंड्स में एक लैब में काम कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने खुलेआम स्मगलिंग करी, पकड़े नहीं गए, जब तक पकड़े गए वो समय आगे निकल चुका था। भारत के जो एटम बॉम्ब है वो प्लूटोनियम बेस्ड हैं, पाकिस्तान के एनरिच्ड यूरेनियम बेस्ड है। भारत वेपनाइजेशन के लिए इनएक्टिव होना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत ने सोचा एक बार कैपेबिलिटी हमने गेन कर ली, अब जब देखा जाएगा ज़रूरत पड़ेगी हथियार बना लेंगे, लेकिन उसको वेपनाइज नहीं किया गया। और ये सवाल आया था 1986-87 में, अर्ली 87 में ये खबर आई, CIA से भी आई और रॉ से भी आई कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वेपन के बहुत नज़दीक पहुंच गया है। तब राजीव गांधी ने फैसला किया, और इसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा है, वो आर्टिकल मिलेगा तो शायद, मेरे ख्याल उसकी हेडलाइन, जब ओरिजिनल आर्टिकल था नेशनल इंटरेस्ट, द मोल एंड द फॉक्स थी उसकी हेडलाइन। तो वो नरेश चंद्रा जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, अमेरिका में हमारे एम्बेसडर थे, गुजरात के गवर्नर थे, लेकिन उनको सन 87 में राजीव गांधी ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का हेड बनाया, क्वाइटली, चुपचाप, और उसी को फिर पैसा भी आता रहा फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और फुल वेपनाइजेशन का प्रोग्राम। और ये एक बड़ा ड्रामेटिक इंसिडेंट था, तिलपत है दिल्ली के पास में, आप
आप जाइए यहाँ से फरीदाबाद की तरफ, वहाँ पे वहाँ पुरानी फायरिंग रेंज थी एयरफोर्स की। अब तो दिल्ली बहुत बढ़ गई है तो वो यूज़ नहीं होती है। पहले तिलपत में फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन होता था। ओके। तो उस समय फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन था तिलपत में एयरफोर्स का। तो वहीं टेंट में जहाँ राजीव गांधी थे, उन्होंने नरेश चंद्रा को बुलाया और एक दो लोगों को और बुलाया और कहा कि देखिए अब समय आ गया है कि हमको भी बॉम्ब बनाना पड़ेगा, वेपन्स बनाने पड़ेंगे, आप उसको फुल स्केल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दीजिए और इसको करिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो तब ये शुरू हुआ। बीच में 15 साल, करीब 13 साल हमने उसमें गंवाए। ये जब शुरू हुआ तब तक पाकिस्तान आगे निकल गया था। 87-88 तक पाकिस्तान के पास वेपन्स कैपेबिलिटी थी। कितनी क्रेडिबल थी मुझे पता नहीं, लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी थी। 1990 में भारत और पाकिस्तान की फिर बहुत टेंशन हुई थी, जबकि वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। उसका ही एक बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी कि 1989 में सन 82 से पाकिस्तान ने पंजाब में टेररिज्म शुरू करवाया, क्योंकि जिया सीख गए थे कि जो हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में उसका फ़ायदा हो रहा है। इतनी बड़ी सोवियत पावर को हम, जिसको कहते हैं ब्लीडिंग विद 1000 कट्स, कि 1000 जगह कट करके खून निकल के आदमी मरी जाएगा, तो वही हम भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनकी इंश्योरेंस था उनका कि अमेरिकन मेरे ऊपर निर्भर कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहले पंजाब में इस्तेमाल किया। 1989 में उनको लगा कि पंजाब में तो बात काफ़ी आगे पहुंच गई है, क्योंकि एक बार ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद टेररिज्म वापस आ गया। अब पंजाब में एक तरह से फुल फ्लेजेड इंसर्जेंसी बन रही थी। तो उस समय उन्होंने कश्मीर में शुरू करा दिया। तो जब वीपी सिंह की सरकार आई कश्मीर में सन 89 के अंत के समय, पहली चीज़ क्या हुई, उस सरकार ने अपना होम मिनिस्टर बनाया मुफ्ती मोहम्मद सईद को, जो कश्मीर के नेता थे। तो सबने कहा बड़ी अच्छी बात है, इंडिया के होम मिनिस्टर अगर कश्मीर से हों। लेकिन इमीडिएटली उनकी जो लड़की थी रुबैया सईद, उसको किडनैप कर लिया गया। उसको किडनैप किया जो उस समय के सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने किडनैप किया। और वो किडनैप भी थोड़ा उसकी बड़ी डॉजी स्टोरी है, किडनैप कैसे हुआ। उसके बाद उसके बदले में, उनके बदले में बहुत लोगों को रिलीज कर दिया गया। तो उसमें बाद में जो बड़े बड़े महानुभाव बने, यासीन मलिक टाइप, वो सब छुट गए। जब वो छुट गए तो उनका मोराल बहुत ऊंचा हो गया कि अरे यार, हमने तो इंडिया के होम मिनिस्टर की लड़की उठा ली, सब अपने आदमी छुड़ा लिए, और फिर कश्मीर में फुल फ्लेजेड इंसर्जेंसी शुरू हो गई। उसके 2 महीने के अंदर अंदर ही जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया। कईयों को मारा गया, कईयों के बलात्कार किए गए, उनके घर चलाए गए और उन सबको निकाला गया। तब से वो वापस नहीं जा पाए कश्मीर में। तो वो जब चल रहा था तो कश्मीर में एक तरह से आग लगी हुई थी। उस आग में पाकिस्तान ने सोचा फिर फ़ायदा उठाते हैं। तब उन्होंने फिर शोर किया कि अब आप कश्मीर की बात कर लीजिए, इसको सेटल कर लीजिए, नहीं तो लड़ाई होने वाली है। वो फ़ौज बॉर्डर पे ले आए, हमारी भी फ़ौज वहाँ पे पहुँच गई। उस समय बेनज़ीर भुट्टो गई मुजफ्फराबाद में, जो पीओके में है, पीओके की जो राजधानी है, और वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा भड़काऊ भाषण दिया, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जाके। जगमोहन हमारे गवर्नर थे उस टाइम कश्मीर के, उन्होंने कहा जगमोहन को हम जाग जाग मो हन कर देंगे। तो उस समय पाकिस्तान ने भारत को एक चेतावनी भेजी, और वो चेतावनी भेजी, बॉब गेट्स थे उस समय नंबर 2 CIA में थे या डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, बाद में वो CIA चीफ ही बने, उनके थ्रू भेजी। वो पहले पाकिस्तान गए थे, फिर इंडिया आए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने मुझे बताया है कि अगर कल को लड़ाई हुई तो वो शुरू ही न्यूक्लियर अटैक से करेंगे। वो ये नहीं इंतजार करेंगे कि आप कहीं पहुंच जाए तो फिर वो न्यूक्लियर अटैक, वो शुरू ही न्यूक्लियर अटैक से करेंगे। आपके पास तो कोई जवाब है नहीं, तो आप उनकी बात मान जाइए। मैं नहीं कह रहा आप क्या करें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा। और फिर पाकिस्तान से साहिबजादा याकूब खान, उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, वो आए यहाँ बात करने के लिए। इंदर गुजराल हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। ये उन्होंने मुझे बताया था उस समय, मैंने तब रिपोर्ट भी किया था, लिखा था नेशनल इंटरेस्ट में, किसी ने डिनाई नहीं किया। और बाद में गुजराल साहब ने अपनी आत्मकथा में भी ये कहानी लिखी है कि उनको कहा याकूब खान ने कि देखिए अब जंग हो गई तो ऐसी आग लगेगी कि दरियाओं में आग लगेगी, पहाड़ों में आग लगेगी, जंगल जल जाएंगे, ऐसी आग लगेगी जो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तो
गुजराल साहब जो वैसे बड़े पैसिफिस्ट थे, तो गुजराल साहब ने कहा कि देखिए याकूब साहब, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी बात होती है तो जिन दरियाओं का पानी आपने पिया है उन्हीं दरियाओं का पानी हमने पिया है। तो यहाँ तक तो बात रह गई, लेकिन रियलाइजेशन सरकार में था कि हमारे पास वेपन्स तैयार नहीं है उस समय। तो क्योंकि वीपी सिंह की सरकार भी बहुत वीक थी, तो फिर दोबारा से एक इम्पेटस मिला उसको और वेपनाइजेशन और आगे चला। तो आपकी बात ठीक है कि बीच में हमने काफ़ी समय लूज़ किया। और अब विभव पूछ रहे हैं कि इंडिया के आईएएफ के लिए और S-400 स्क्वाड्रन्स खरीदने की प्लानिंग पर आपके क्या व्यूज़ हैं? क्या इसे यूएसए के CAA TSA सैंक्शंस का इशू हो सकता है? और रशिया की चाइना पर डिपेंडेंसी क्रिटिकल पार्ट्स के लिए भी कंसर्न है। क्या इंडिया को कोई वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव परस्यू करना चाहिए? देखिए, वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव तो इसमें थर्ड है, जो कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का। उसकी सप्लाई बहुत कम है, उनके पास खुद की कमी है अभी, क्योंकि उनको मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा चाहिए। उन्होंने बल्कि अपने और जगहों से उठा के मिडल ईस्ट में लेके आए हैं, क्योंकि ईरान ने इतने ज़्यादा मिसाइल फायर किए। तो थर्ड अवेलेबल नहीं है, यूक्रेन के लिए भी अवेलेबल नहीं है, और वो बहुत महंगा भी है। तो सब देखते हुए S-400 एक अच्छा चॉइस है। एक और चीज़ ये भी है कि S-400 के लिए हम लोग अब ट्रेन हो चुके हैं, डॉक्ट्रिन भी डेवलप हो चुके हैं, उसका नेटवर्क भी है। अब हमारे पास 3 बैटरीज हैं और 2 आ रही हैं, क्योंकि हमारे पहले ऑर्डर में चौथी मेरे ख्याल इस महीने के एंड में आ जाएगी, तो उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो आपके पास एक क्रिटिकल मास हो गया लोगों का, जो ट्रेन हो गए और जो रेडार्स इंटरलिंक्ड है। उसमें कैटसा की इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि इस समय सैंक्शंस इतनी कुछ काम नहीं आ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं जाते हैं। S-400 को कैटसा फॉर्मल एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन आज तक किसी ने इन्फोर्स नहीं किया है। तो वो चलता जा रहा है, मुझे लगता नहीं कि उसका फर्क पड़ेगा, और होगा तो होगा, देखा जाएगा, क्योंकि वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है और कोई ऑल्टरनेटिव इंडिया के पास है नहीं। जो चाइनीज़ पार्ट्स पे डिपेंडेंस है वो एक बड़ी समस्या है, और वो मैं सोचूंगा कि जो लोग देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं एयरफोर्स के, वो सब इस बात के ऊपर नज़र रख रहे हैं। जी। अब शेखर, आज का आखिरी सवाल जो है वो टेक और एआई पे है। वो रोशा ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि हर कंपनी का सीईओ यही कहता है कि एआई से जितनी नौकरियां जाएंगी उससे ज़्यादा न्यू जॉब्स आएंगी। इसका सिर्फ खुदा को पता है। आपको नहीं लगता कि एवरेज वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है? देखिए, इन प्रिंसिपल मैं एक बात मानता हूँ, हालांकि मैं उसमें आधे मजाक में कहूँगा, फुल मजाक में नहीं, कि हो सकता है सीईओ की जॉब पहले जाए, क्योंकि ऑपरेशन सारे आपके चेंज हो जाएंगे, अभी मेथड ऑफ ऑपरेटिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे इकोनॉमी बढ़ी है, उससे लोगों की कंजम्पशन बढ़ी है। जब ये कंप्यूटर्स आए थे बैंक्स में, तब कहा गया था कंप्यूटर आ गए, बैंकों में नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए कंप्यूटराइजेशन से कितना फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है इकोनॉमी का, कितने नए बैंक बने हैं, कितने बैंक ग्रो करे हैं। बैंक, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर वही रहा है पिछले 30 साल में। तो नई टेक्नोलॉजी आके कोई ओवरऑल कुछ एरियाज में नुकसान करती है, कुछ में फ़ायदा करती है, लेकिन कोई भी नई टेक्नोलॉजी आके जो भी लाइफ को बेहतर बनाए, ज़िंदगी को बेहतर बनाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाए, वो नौकरियां या रोज़गार नए बनाती है। रोज़गार नए सारे सिर्फ नौकरियां नहीं होंगी, रोज़गार कई तरह के होंगे। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स, हमारे मेंबर्स के सवालों के इतने इंटरेस्टिंग जवाब देने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और शेखर से सवाल के साथ।